हेलो एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 2, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि जो मेंडल जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने पी प्लांट्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किए। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ये चीज़ समझाने के लिए कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हमारे अंदर कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। अब उन्होंने चूज़ किया पी प्लांट को, तो वो पी प्लांट को क्यों चूज़ किया? उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने चूज किया क्योंकि उनमें 7 कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं पी प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि वो 7 कैरेक्टर्स कौन से हैं एंड उनको आप याद कैसे कर सकते हो, इजिली उनको याद कैसे रख सकते हो, तो ये भी हम सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा हमारा जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया, फर्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने डिस्कस किया था इन सबको। फर्स्ट लेक्चर में की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को एक बार समझ लिया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है एंड इनमें कुछ स्पेसिफिक टर्म जो आती हैं उनको देखा था, बेसिक टर्म्स हैं। तो अगर आपको ये आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे निकल जाइए, जहाँ पे आपको मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनके बारे में पता चलेगा। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो आप इनको एक बार जल्दी से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है ताकि आप इजीली समझ पाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी क्या होती है एंड वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मेंडल जिसके हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट की, तो उन्होंने हेरिडिटी के ऊपर ही अपने एक्सपेरिमेंट किए थे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हमारे कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी थी कि क्या होते हैं हेरिडिटी के, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे अंदर ट्रांसफर होके आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, देखिए ये हमने देखा था कि कोई भी सेल होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक। तो मैंने यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल बनाई है, सिर्फ मैंने न्यूक्लियस बनाया है। ओके, सेल का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियस की। अब जो हेरिडिटी होती है, मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स हैं पेरेंट के, वो हमारे अंदर आते हैं, तो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हो। ठीक है, तो यहाँ पे होती है सेल। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके ही बनी हुई है। तो जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। राइट, क्रोमेटिन मटेरियल जो इस तरीके से मैंने बनाया है, ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है यही एक्चुअल में क्या है, हमारी हेरिडिटी का मेन कारण है कि हमारे जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब देखो, जो सेल होती है, जब सेल डिवीजन होता है, मतलब जो सेल होती हैं वो डिवाइड करती हैं एंड देन बहुत ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। सबको पता है सेल डिवीजन चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स डेड होती रहती हैं। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्या करेगा, ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस का मतलब ये इकट्ठा होगा, कुछ एक तरीके से अरेंज होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। ये जो मटेरियल है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। राइट, तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जब ये कंडेंस होना शुरू होगा, कब होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये कंडेंस होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लिया इसने, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। समझ रहे हो, दिख रही है रिबन शेप स्ट्रक्चर। जब आप रिबन को इस तरीके से नोट बांध देते हो इस तरीके से बीच में, तो ये क्या बन जाता है, रिबन शेप स्ट्रक्चर इसने बना ली, कंडेंस होके, जिसको हमने बोला क्रोमोसोम। तो इसके पार्ट्स को समझते हैं। क्रोमोसोम होता है, इसके 2 पार्ट्स एक तरीके से, एक तो होता है क्रोमेटिड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे लूप्स, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। एंड ये जो बीच में जो सेंटर है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलके, एक्चुअल में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे मिलके बना हुआ है, मतलब इसके जो कंटेंट है वो क्या है, तो ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके ये बना हुआ है कंप्लीट क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जो सेल है, एक सेल के अंदर ये 23 पेयर्स होते हैं, जो कि हमने कल बहुत अच्छे से समझा था कि 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 23
पेयर्स होते हैं, किन में, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें, मतलब जो हमारी सारी बॉडी में जो भी सेल हैं उनमें 23 पेयर होते हैं, एक्सेप्ट किसके, कि जो हमारी सेक्स सेल होती हैं, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो सेल होती हैं उनको छोड़ के। अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से सेल होती हैं, तो मेल में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो भी एक सेल है, ठीक है, एंड जो फीमेल है उनके अंदर ओवम होता है। जो ये जो सेल होती हैं मेल एंड फीमेल में जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो जर्म सेल है हम बोल सकते हैं इनको सेक्स सेल जो होती हैं, तो उनमें इनका नंबर कितना होता है, ओनली 23 होता है, ठीक है, 23 पेयर नहीं, ओनली 23। यहाँ पे जितनी भी बॉडी में और सेल हैं उनको उनका नंबर उनमें क्रोमोसोम का नंबर 23 पेयर होता है, बट जो सेक्स सेल होती हैं, सेक्स सेल उनके अंदर कितने होते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। किससे मिलके बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। अब देखो जो ये डीएनए होता है इसको समझते हैं कि जो डीएनए है, ठीक है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ की है, तो इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक ये, तो हमें बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं समझना है, बस आपको ये समझना है कि हेरिडिटी होती कैसे है फिर डीएनए की वजह से। अब देखो जो डीएनए है, ये डीएनए है, इसके ऊपर ही प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि डीएनए का कोई एक सेगमेंट, ऐसा सेगमेंट कि जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए है, देखिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए, बोस डीएनए, ठीक है, बहुत लॉन्ग होता है, कंस्ट्रक्टेड है पूरी तरीके से, डीएनए से मिलके बना हुआ है, एंड इसके ऊपर प्रोटीन्स अरेंज होती हैं। अब क्या होता है कि एक छोटा सा सेगमेंट, हम कोई ऐसा सेगमेंट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से कोई सेगमेंट कट किया, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारे एक कैरेक्टर है हाइट, उसके लिए है, तो ये एक स्पेसिफिक जो सेगमेंट हुआ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए है, ये कैरेक्टर के लिए डिटरमाइन किया गया है, तो इसको हम बोलेंगे जीन। समझ रहे हो, एक कैरेक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए, हमारी बॉडी के लिए, मतलब कलर के लिए, हमारे आई कलर के लिए, हमारे हेयर के कैरेक्टर के लिए कि वो स्ट्रेट है या फिर कर्ली हेयर है, ओके, इन सब के लिए स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे होती हैं, डीएनए में। अब ये डीएनए में एक सेगमेंट होता है जीन, समझ गए इस चीज को, हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हमने बोला जीन। अब जीन जो होती है, जीन ही एक ऐसे है यूनिट हम जिसकी वजह से हेरिडिटी होती है, तो इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस एक ही बात है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, समझ गए। तो इस वजह से हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से एंड कहाँ पे आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं, मतलब जो बेबीज हैं उनके अंदर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, किन के थ्रू, जीन्स के थ्रू, ओके। मतलब जब मेटिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो ये जो डीएनए है इसकी कॉपी होगी, कॉपी होने के बाद क्या होगा, वो मतलब कॉपी होने का मतलब, डीएनए कॉपी होने का मतलब वो जो जीन्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जीन्स है, वो भी कॉपी होके एक जो पेरेंट्स हैं उनसे अपनी ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कुछ आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, कुछ सिमिलरिटीज रखते हैं अपने पेरेंट्स से, कि आपका जो कलर है आपके पेरेंट पे गया है, आपकी जो आई है हो सकता है आपकी मदर या फादर से मैच करती हैं, ठीक है। तो किसी की हाइट है, वो कोई शॉर्ट होता है, कोई ड्वार्फ, कोई शॉर्ट होता है, कोई टॉल होता है, तो किस वजह से होता है, पेरेंट के कैरेक्टर से, कि हो सकता है उसके पेरेंट्स में मदर या फादर टॉल हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो इनहेरिट होते हैं हमारे पेरेंट्स से हम लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, समझ गए इतना, ये होता है हेरिडिटी में। अब देखिए ऐसा भी नहीं होता कि हम बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे खुद के होते हैं, तो उसमें हमारा जो वेरिएशन वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ तक हमने समझा था, थोड़ा सा और बच गया कि जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं हमारे अंदर, हम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, तो वो क्यों नहीं होते, उस चीज़ को समझेंगे। अब देखिए वेरिएशन का मतलब समझा था हमने कल, तो वेरिएशन का मतलब हमने क्या समझा था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं एक ही स्पीसी के अंदर, या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आते हैं उनमें से कुछ ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं, थोड़े हमारे खुद के कैरेक्टर हैं, ओके। एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन एक स्पीसी है, ठीक है, होमो सैपियंस, ओके। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं तो एक ही स्पीसी के हैं, सारे के सारे एक ही स्पीसी के हैं,
तो फिर भी उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई डार्क कलर है, किसी का बहुत ही वाइट कलर है। ओके, समझ रहे हो? तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पाए जाते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? वो होते हैं किसकी वजह से? वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि जो वेरिएशन होते हैं वो क्यों होते हैं। अब हेरिडिटी समझ में आ गया कि कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए, तो हम सिमिलर हो गए कुछ कैरेक्टर्स में अपने पेरेंट्स से। अब डिसिमिलर हुए क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है जो ट्रांसफर होने वाला है, कहाँ पे? ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होने वाला है, पेरेंट्स का जो डीएनए है वो कॉपी होता है एंड देन ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर आए। अब डिफरेंसेस क्यों आए? क्योंकि जो डीएनए की जब कॉपी होती है तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि कुछ एरर्स आ जाते हैं। अब वो एरर्स आपको जाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो जो एरर्स होते हैं, तो वो एरर्स में की वजह से हमारे अंदर वेरिएशंस आते हैं। मतलब जो हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एरर्स की वजह से होता है। तो अब देखिए, हमने थोड़ा सा देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसे से समझना होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होते हैं, तो उसमें एक तो होता है एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट होगा, जो कि डिवाइड होके अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, जो कि मतलब उनके अंदर वेरिएशन बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि देखिए, उनके अंदर एक सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट का एक ही डीएनए होगा, उसकी कॉपी होगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसी की कॉपी होके आएगा। अब उसकी कॉपी होके आएगा तो जो वेरिएशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, उसमें लेस वेरिएशंस होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट है। समझ पा रहे इस चीज को? अब जो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर कैरेक्टर्स जो होंगे वो किसके होंगे? मदर एंड फादर दोनों के होंगे। इसका मतलब इसमें 2 पेरेंट्स होंगे। ठीक है, एक तो मेल होगा, एक फीमेल होगा, उन दोनों के डीएनए होंगे। अब जब ऑफस्प्रिंग बनेगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, जो प्रोसेस होता है उसके अंडर, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? पहले जो गैमेट होते हैं मेल एंड फीमेल, सभी समझेंगे गैमेट क्या होते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए मेल एंड फीमेल, जैसे इतना ही समझिए कि मेल का डीएनए है, फीमेल का डीएनए है। ठीक है, अब इनके जो डीएनए है जब कॉपी होते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कॉपी हुए डीएनए, अब उनके अंदर कुछ एरर्स आ गए, जो कॉपी हो रहे हैं डीएनए ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसके अंदर कुछ एरर आ गए। अब जो एरर आए उनकी वजह से ही क्या हो गए? हमारे अंदर चेंजेज आ गए। अब देखो, एक तो पेरेंट का डीएनए में 2 डीएनए है। ठीक है, एक मेल एंड फीमेल दोनों का डीएनए कॉपी हुआ, एंड कॉपी होने के टाइम में कुछ वेरिएशंस आए, कुछ एरर्स आए। ठीक है, जो एरर्स आए वही क्या हो गए? मिलके उन्होंने क्या बनाया? ऑफस्प्रिंग को बनाया, बेबी को बनाया। तो जो दोनों के डीएनए में जो भी हम बोल सकते हैं वेरिएशंस हुए, जो भी एरर्स आई, तो वो सारी क्या हो गई? बेबी के अंदर आ गई, ऑफस्प्रिंग के अंदर आ गई, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर उनके जो सिमिलर थे वो हमारे अंदर आए, कुछ जो एरर हुआ डीएनए में वो भी हमारे अंदर आ गए। अभी जो एरर होते हैं ये कैसे हो सकते हैं? ये अच्छे एरर भी हो सकते हैं किसी भी स्पीसी के लिए, एंड ये बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं एंड एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है, इतना तो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, अब हमें समझना है कि ये जो कैरेक्टर्स में हम बोल सकते हैं जो एरर आए हैं वो किस तरीके से होते हैं। थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ एंड देन हमारा आज का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहीं से शुरू हो गया एक तरीके से, थोड़ा सा पीछे का हमने छोटा सा पार्ट छूट गया था कि किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं। तो देखिए, हमने बोला कि ये क्या होते हैं, जैसे कि कोई मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो इनके ये क्रोमोसोम्स हैं, ये मान लीजिए मेल का क्रोमोसोम है, ये हो गया फीमेल का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ है? डीएनए प्रोटीन, आपको पता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम है। अब ये किससे मिलके बने हुए हैं? डीएनए एंड प्रोटीन के। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये डीएनए से मिलके ही ये क्रोमोसोम बने हुए हैं। ठीक है, किससे मिलके बने हुए हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। अब वेरिएशंस कैसे होते? तो एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। देखिए, मेटिंग हुई ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल में मेटिंग हुई, देन क्या हुआ कि मतलब इनके जो ओवम है एंड जैसे फीमेल में ओवम है एंड इसके अंदर स्पर्म है, तो इनके न्यूक्लियस आपस में
फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग ये क्या कर जाते हैं, मीट कर जाएंगे, इसका न्यूक्लियस एंड इसका न्यूक्लियस, ठीक है, मीट कर गए। तो जब मीट करते हैं तो ये जो क्रोमोसोम है इनके अंदर भी क्या होती है, क्या होती है, इनके अंदर भी क्रॉसिंग होती है, मतलब ये भी एक बार मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ यहीं पे, चलो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। ये बात समझे कि ये इनके क्रोमोसोम किस में होंगे, मेल के किस में दिखाई दे रहे हैं, ये स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें पड़े हैं, एंड ये ओम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये क्रोमोसोम है। तो क्या होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर होता है ये मिलते हैं, तो एक बार क्या होता है कि ये मिलेंगे एंड इस तरीके से, जैसे ये मेल का डीएनए एंड ये फीमेल का डीएनए कुछ इस तरीके से ये मिले। अब जब यहाँ पे जब ये इस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। मतलब ये कैसा है, मेल का है, ये कैसा है, फीमेल का है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये दोनों मीट कर गए। अब मीट कर गए तो कुछ कैरेक्टर्स क्या हो गए, यहाँ पे ब्लेंड हो गए, मतलब इनके जो क्रोमोसोम है तो हम बोल सकते हैं ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे इस तरीके से एक बार ये मीट करेंगे तो ये आपस में कुछ न्यू कैरेक्टर्स बनाएंगे, मतलब ये ब्लेंड होंगे, इनके जो क्रोमोसोम है आपस में मिलेंगे, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये मिल रहे हैं तो इनमें कुछ क्या हो जाएगा, डिफरेंट तरीके का कैरेक्टर ये प्रोवाइड करेंगे। मतलब इनके ऊपर तो जीन प्रेजेंट है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होंगी वो कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे अंदर प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, फिर से वापस से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो इसमें चेंज आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ पे चेंज आ गया, इसी तरीके से फीमेल में। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि वेरिएशंस जो आते हैं वो क्यों आते हैं। तो ये काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब जो मेल के एंड फीमेल के जो क्रोमोसोम हैं वो एक बार मिलते हैं, मिलने के बाद उनके कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग होती है, एंड जो कैरेक्टर्स जो इनके जो पार्ट हैं वो ब्लेंड होते हैं, जो यहाँ पे ब्लेंड होते हैं, तो इनकी वजह से देखो ये जो है इनकी वजह से तो हमारे जैसे क्या है, ये मेल है, मेल के कैरेक्टर आए, इसके वजह से कुछ फीमेल आपकी जो मदर है उनकी कैरेक्टर आए, इसके वजह से आपके फादर के कैरेक्टर आए, एंड ये जो पार्ट हैं इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से कुछ न्यू कैरेक्टर्स आए, ठीक है, जो आपके खुद के कैरेक्टर्स हैं, न्यू कैरेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो इस वजह से वेरिएशंस हमारे अंदर आते हैं, हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी नहीं हैं, कुछ तो अलग कैरेक्टर्स होंगे, तो वो इस वजह से होते हैं, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब हम देख लेते हैं कि जो मेंडल हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए। तो जो जॉन मेंडल हुए, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हुए तो इन्होंने क्या किया कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर थोड़ी सी मैथ को इंट्रोड्यूस कराया। अब मैथ के नाम से डर मत जाना, क्योंकि मैथ बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पी प्लांट्स लिए, पी प्लांट्स अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अब जो मेंडल हुए, मेंडल साइंटिस्ट, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारे कैरेक्टर पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं एंड किस वजह से वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट्स को लेके। अब पहली बात कि उन्होंने पी प्लांट्स को चूज क्यों किया, वाई, क्यों चूज किया। तो अब देखो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की वजह से चूज किया कि जिस वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इजीली हो जाए। तो हम समझते हैं पहले कि क्यों चूज किया। तो इसमें 7 इजीली, पहला रीजन है ये, इजीली
आइडेंटिफाइंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो पहला रीजन यही है कि जो पी प्लांट्स होते हैं, पी प्लांट्स जो होते हैं उनमें 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। कंट्रास्टिंग मतलब अलग अलग ऐसे कैरेक्टर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये करके देख सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। ये क्या है, इनके रीजंस हैं कि उन्होंने क्यों चूज किया। पहला कि मतलब उसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पी प्लांट में। सेकंड थिंग उन्होंने क्या देखी कि इजीली हम इनको मतलब खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्लांट को खरीद के लेके आए तो इसके एक्सपेरिमेंट करने में भी प्रॉब्लम आएगी कि इतने सारे प्लांट्स के ऊपर जितना ये इजीली जो अवेलेबल है, कम कॉस्ट पे जो अवेलेबल है, सस्ता है, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोई प्लांट होगा तो 1 प्लांट लेगा, 2 प्लांट लेगा, लेकिन इसमें ये नंबर ऑफ प्लांट्स को ले सकता है एंड उनको स्टडी कर सकता है, ठीक है। थर्ड क्या कैरेक्टर हो सकता है, थर्ड क्या रीजन हो सकता है, कैरेक्टर नहीं, कि एनुअल हर्ब है, मतलब आपको हमेशा ही मिल जाएगी, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एनुअल हर्ब है मतलब हमेशा जो पूरी सीजन चलती रहती है, मतलब पूरी साल चलती रहती है, ऐसी हर्ब है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक सीजन में ही आपको ये मिलेगा। एनुअल हर्ब है तो इजीली इसको आप खरीद सकते हैं। फोर्थ इसका क्या हो सकता है, आप खुद से सोचिए कि मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इजी है, जो इजीनेस है, आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। पहला आपने चूज किया कि जो 7 कैरेक्टर हैं वो डिफरेंट मतलब जो कैरेक्टर हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स वो इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पहली बात। सेकंड कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है कि एनुअल हर्ब है, आप कभी भी इसको खरीद पाओगे, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, इजीली अवेलेबल, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा नॉट मतलब बहुत ज़्यादा केयर की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो नॉट रिक्वायर मच केयर, मतलब इसके ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, प्लांट्स को कभी कुछ इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा केयर की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है इन जो पी प्लांट्स हैं उनको, ओके, इजीली अवेलेबल है। एंड और हम क्या बोल सकते हैं, 6th कि मतलब ये क्या देता है, मतलब एक ही जनरेशन में बहुत सारे सीड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोवाइड मोर सीड्स इन वन प्रोजेनी, मतलब एक ही अगर हमने इसकी हम बोल सकते हैं अगर एक बार हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो एक मटर के दाने में भी 3-4 आप देखते हैं सीड होते हैं, ठीक है, होते हैं मिनिमम इतने तो। एंड अगर हम बहुत सारे प्लांट को ग्रो करते हैं तो एक ही बार में बहुत सारे आपको सीड्स मिल जाएंगे, तो आप और भी ज़्यादा वेरिएशंस को देख पाएंगे, और भी ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे, ग्रो करने के बाद और ज़्यादा अपने एक्सपेरिमेंट को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये इनको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लगे, मतलब ये कुछ रीज़न लगे जिनकी वजह से इन्होंने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया। पहला क्या था कि जो कैरेक्टर्स हैं इसके 7 कैरेक्टर्स जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो इजीली मतलब आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एंड एनुअल हर्ब है, आपको हमेशा मिलेगा, सो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नॉट रिक्वायर मच केयर, मतलब बहुत ज़्यादा इसको केयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्रोवाइड मोर सीड इन 1 जनरेशन, लिख लीजिए इन 1 जनरेशन, एक ही जनरेशन में बहुत सारे सीड्स आपको देगा, तो इसकी वजह से डिफरेंट वेरिएशन जो भी होंगे उनकी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वो जो कैरेक्टर्स थे
कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो अब आप लिख लीजिए कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो कौन कौन से थे। इनके बेसिस के ऊपर ही इन्होंने अपने लॉज दिए, ठीक है, इनहेरिटेंस के लॉज दिए एंड कुछ क्रॉस करके भी दिखाए, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अब 7th रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, शॉर्ट लाइफ, जो कि हमें फर्स्ट पे इसको रखना चाहिए कि जो पी प्लांट्स होते हैं उनकी शॉर्ट लाइफ है। इससे मतलब क्या एडवांटेज हो सकते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को, तो देखिए शॉर्ट लाइफ है, इसका मतलब इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी वो इजीली उसको भी डिटरमाइन कर सकता है कि एक की पूरी लाइफ इसने देख ली कि इसमें इस तरीके के चेंजेस, मतलब कितने भी चेंजेस आए उनको देखा। अब उसकी नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी, जो नेक्स्ट इनकी जनरेशन होगी उसकी लाइफ को भी देख सकता है एंड देन उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसको भी देख सकता है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारी जनरेशन्स की स्टडी कर सकता है, बहुत सारी जनरेशन की स्टडी कर सकता है थोड़े टाइम में। अगर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते ह्यूमन बींग पे तो उनकी लाइफ को, एक की लाइफ को ही स्टडी करने में कितना टाइम लग जाता, तो हो सकता है उसकी ही डेथ हो जाए, ठीक है। अगर उन्हें दूसरे प्लांट जैसे कि मैंगो प्लांट है, अगर उसके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए होते तो उसकी लाइफ, एक प्लांट की लाइफ को देखने में ही उसकी खुद की उम्र निकल जाती, उसकी खुद की जो एज है वो हो जाती। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे प्लांट को चूज किया जिसकी शॉर्ट लाइफ होती है, इसका मतलब वो बहुत सारी जनरेशन की स्टडी कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इनके प्लांट्स को ड्रॉ कर लिया है। तो पहला कैरेक्टर देखो, आपको यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है, हो जाएंगे याद, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अब आप पहला एक डिफरेंस जो आप देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं इन प्लांट्स में। ये जैसे मेरे पास पी प्लांट है, ठीक है, 2 मेरे पास पी प्लांट्स हैं। तो पहला डिफरेंस आप क्या देख पा रहे हैं कि इनकी हाइट का, कि इसका जो स्टेम है वो लॉन्ग है, इसका शॉर्ट है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर उन्होंने क्या देखा, इजीली आपको दिख रहा है, क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट। तो इसमें भी कंट्रास्टिंग हो गए, 2 कैरेक्टर्स हो गए कि एक तो होगा शॉर्ट, एक तो होगा टॉल एंड एक हो गया ड्वार्फ, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, ओके। तो ये इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, एक कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर देखो, पहले आप किसी भी प्लांट को देखते हैं तो उसकी हाइट आपको पता चलती है, जैसे आप 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो एक आपको दिखाई दी हाइट, ठीक है। अब जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज कर लिया, एक कैरेक्टर हो गया हाइट। अब दूसरा इन्होंने देखा कि जो इसके ऊपर जो फ्लावर लगेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लावर है, जैसे कि मैं यहाँ पे, जब कोई भी प्लांट होता है तो उसमें क्या आते हैं, फ्लावर लगते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं, तो हम पहले कलर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये फ्लावर है, ओके, ये फ्लावर है, तो पहले आपने हाइट को देखा, अब इसके ऊपर जो प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगे हैं आप उनको देखेंगे, तो इनका आप कलर देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कलर ऑफ फ्लावर। अब जो कलर है वो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट कलर नहीं बनाया है, तो इसमें मान लीजिए ये क्या है, पर्पल, ठीक है, ये मान लीजिए पर्पल है एंड वाइट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो शॉर्ट है इसके ऊपर ही व्हाइट लगेंगे, ठीक है, इनमें किसी के ऊपर भी हो सकते हैं। इस पे हो सकता है व्हाइट कलर के जो है फ्लावर आ जाएं, इसके ऊपर पर्पल आ जाएं, या फिर इसके ऊपर व्हाइट आ जाएं, इसके ऊपर पर्पल आ जाए, मतलब किसी के ऊपर भी हो सकते हैं, ओके। तो इनमें 2 आपको कलर दिखाई देंगे, कैसे, पर्पल हो सकते हैं या फिर व्हाइट फ्लावर हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं कलर ऑफ द फ्लावर। थर्ड कैरेक्टर, इसमें आपने क्या देखा, कंट्रास्टिंग, मतलब एक तो टॉल हो सकता है, ठीक है, एंड ड्वार्फ। अब समझ रहे हो, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होती हैं। पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज उस वीडियो को देखिए, उससे आप समझ पाएंगे। तो एक कैरेक्टर है हाइट, उसके लिए टॉल एंड ड्वार्फ, मतलब इसकी एक जीन की 2 फॉर्म होंगी, एक तो मतलब उसके अंदर 2 टाइप के अलील होंगे, एक तो जो
शो करेंगे किसको, टॉलनेस को, ठीक है। एक जीन फॉर्म ये हो गई। अब ये क्या है, दोनों अलील हैं, ये एक जीन है, एक इसकी दूसरी फॉर्म इस तरीके से हो गई, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गए, हाइट ऑफ द प्लांट, इस तरीके से आप दिखाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं कलर की, तो कलर हो सकता है पर्पल भी हो सकता है एंड वाइट भी हो सकता है। तो इनमें डोमिनेंट मतलब जो अपना कैरेक्टर दिखाए प्रोजेनी में, जो F1 जनरेशन में है, आगे आपको समझ में आएगा, F1 जनरेशन में जो आपको कलर शो हो, अपीयरेंस उसकी दिखे, तो वो होगा डोमिनेंट, जो नहीं दिखेगा वो होगा रिसेसिव। ओके, ये इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। अब ये क्या हुआ, पर्पल हो सकता है, वाइट हो सकता है, ठीक है, फ्लावर। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या दिखाई देगा कि इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, अब जो पोजीशन है वो क्या हो सकती है, मतलब ये एक्सिलरी भी हो सकते हैं एंड टर्मिनल भी, इसको समझना पड़ेगा क्या होते हैं। एक्सिलरी मतलब जो एक्सिल जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, इनके ऊपर फ्लावर लगे हों या फिर डायरेक्टली कहाँ पे लगे हों, इसके ऊपर, जो प्लांट है इसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये हो गए एक्सिलरी एंड ये हो गए टर्मिनल, मतलब बिल्कुल जो टिप के ऊपर लगे हों, ठीक है, बिल्कुल ऊपर जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर लगे हों या फिर इनके साइड में जो प्लांट्स के फ्लावर लगे हों, ठीक है। तो इनमें तो मेनली होता है ये डोमिनेंट, इनमें होता है ये, ठीक है, पर्पल, इनमें होता है एक्सिलरी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन देता है, ठीक है। आप इनको एक बार याद कर सकते हैं, बट फिर भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्या हो सकता है, इतने कैरेक्टर आपने देख लिए प्लांट के, तो फोर्थ क्या होगा कि इनकी पोजीशन देख ली। अब फ्रूट के जो फ्लावर है उसके बाद क्या आता है, फ्रूट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फ्रूट आया इसका, किसी पे भी आप देख सकते हैं, एक ये जैसे मेरा पी प्लांट है, इसका ये फ्रूट आ गया, मतलब फली, जो इसका पोड है उसको पोड बोलते हैं, फली बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये है, ओके। तो एक बार हम इनकी बात करते हैं कलर की। कलर की अगर हम बात करें, पहले तो कलर को ही देखेंगे, ठीक है, पोड कलर। अभी जो पोड है मतलब इसको पोड बोलते हैं, ठीक है, जो फली आपको दिखाई देती है, जो छिलका होता है, ओके। तो इसके कलर की अगर हम बात करें तो ये येलो भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी का पोड ग्रीन हो सकता है, किसी का येलो हो सकता है, ओके। अब फोर्थ हम बात करें, इसके कलर देख लिया हमने। फिफ्थ हम बात करते हैं कि इसकी जो शेप है, शेप ऑफ पोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ में नहीं आती है। तो देखो शेप में एक तो ये जैसे इन्फ्लेटेड दिखाई दे रही है, मतलब कुछ इस तरीके की आपको पोड, ये इस तरीके की फली दिखाई दे रही है, ओके, इसके अंदर सीड्स होंगे। तो ये बिल्कुल इन्फ्लेटेड है, फूली हुई सी है, ठीक है, फूली हुई है। एक कुछ इस तरीके से हो कि मतलब ये हो गई जैसे कंस्ट्रक्टेड, मतलब इसके अंदर ये क्या कंस्ट्रक्शंस बनी हुई हैं, समझ पा रहे हो इस चीज को, ये क्या है कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें क्या हो जाएंगे पोड की शेप में, एक तो हो गया इन्फ्लेटेड, एंड कंस्ट्रक्टेड। मैं साफ कर दूं, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे एक ड्रॉ भी कर लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, इस कलर से कर लेती हूँ। जैसे ये तो हो गई इन्फ्लेटेड एंड ये हो गई क्या इस तरीके से, जो कि चपटी हुई सी होती है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ओके, इस तरीके से इन्फ्लेटेड, जो कि दिखने में भी अच्छी नहीं दिख रही है ना, ये बिल्कुल अच्छी लग रही है, ओके, समझ में आया। सिक्स्थ जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो क्या होगा, अब देखो फ्रूट बना है, अब उसके अंदर सीड भी होगा, ठीक है। तो जो पी है इसके अंदर सीड
सीड का कलर देखेंगे सबसे पहले, सीड कलर। अब जो सीड का कलर होगा वो कैसा हो सकता है, आप खुद से बताइए, येलो हो सकता है, एंड येलो और कैसा होगा, ग्रीन। तो इनमें कोई तो होगा, इनके जो अंदर सीड बना होगा, जैसे मैं इसको खोल लेती हूँ एक को, तो इसके अंदर हो सकता है ये येलो कलर के हों, ठीक है, या फिर कैसे हो, ग्रीन कलर के हों, ठीक है। कलर समझ में आ गया। सबसे पहले आप कलर देखेंगे। अब उनकी शेप की बात कर लेते हैं। 7th एंड लास्ट, सीड शेप। इनकी शेप कैसी है, तो अब देखिए शेप कुछ इस तरीके की हो सकती है, जैसे मतलब ये कोई क्या है, अरे जैसे ये हमने बनाया तो ये इस तरीके से राउंड राउंड से दिख रहे हैं, ठीक है। एंड किसी के अंदर हो सकता है ये कैसे हो, राउंड ना हो के कुछ इस तरीके से रिंकल से मुरझाए हुए से सीड हो, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे क्या, राउंड। एंड ये जो मुरझाए हुए जैसे आपको दिख रहे हैं इनको बोलेंगे रिंकल, ठीक है। तो इनमें क्या शेप हो सकती है, राउंड हो सकती है एंड रिंकल। समझ रहे हो। अब अच्छा कौन सा दिख रहा है, राउंड वाला दिख रहा है। रिंकल जो मुरझाया हुआ सा फ्रूट हो उसको आप खाएंगे क्या, नहीं अच्छा लगता। ओके, तो ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। अब इनमें आपको देखना होगा कि इनमें कौन सा रिसेसिव है एंड कौन से डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब जो अपना इफेक्ट शो करे, ठीक है। अब आप में से आप जैसे दो फ्रेंड हैं तो उसमें अगर एक ज़्यादा अग्रेसिव है, ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो वो अपना प्रभाव दिखाता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। दूसरा बेचारा इतना नहीं दिखा पाता, जो कि सप्रेस हो जाता है उसकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसकी जब अकेला होगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा स्ट्रोंग उसके साथ में है तो उसका ही इफेक्ट दिखेगा, जो बेचारा वीक है उसका नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो अपना इफेक्ट दिखाएगा वो हो जाएगा डोमिनेंट, जो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो देखो डोमिनेंट के लिए हम हमेशा कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। जो ये हमारी जीन है, एक कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन होती है, उसकी 2 फॉर्म होती हैं, ठीक है। 2 फॉर्म होती हैं तो मतलब उसकी कंट्रास्टिंग फॉर्म होती हैं, मतलब उनके अंदर जो अलील हैं, ये क्या है, मेंबर्स इसके अलील हैं। तो ये क्या होंगे, मतलब जब स्मॉल से हमने लिखा है इसका मतलब वो क्या है, रिसेसिव होंगे। स्मॉल का मतलब होंगे रिसेसिव, ठीक है। एंड ये टॉल है, जो कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंट है। तो आपको भी इसी को देख के पहचानना है। यहाँ पे तो आप देख लोगे कि मैंने जो ये लिखे हैं टॉल, इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट है। प्योर क्या है, सॉरी पर्पल क्या है इसमें कलर, ये डोमिनेंट कलर होगा। एक्सिलरी मतलब यहाँ पे जो साइड में जो फ्लावर लगे हैं तो वहीं पे फ्रूट भी लगेंगे, वहीं पे ही इनके सीड बनेंगे, तो ये क्या होंगे, एक्सिलरी होंगे। मतलब ब्रांचेस पे लगे हैं इसका मतलब ज्यादा फ्रूट लगेंगे, ठीक है, मतलब फ्लावर ज्यादा आएंगे। सिर्फ टर्मिनल सिर्फ ऊपर लगे हैं तो कम आएंगे। इस तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं अपने लिए कि एक्सिलरी मतलब अगर नहीं गिवन है तो आप इनको ही डोमिनेंट मानेंगे। जैसे एक्सिलरी जो है पोजीशन, ठीक है, वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। इसमें पर्पल होगी, इसमें टॉल होगी। एंड इसमें येलो कलर के अगर पोड हुए, अच्छे से पके हुए, तो वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। इन्फ्लेटेड जो फूले हुए होंगे पोड, तो वो क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट होंगे। कंस्ट्रक्टेड जो आपको अच्छे दिखाई भी नहीं दे रहे तो वो कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे। ये अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। अब येलो कलर का जो इसका सीड बनेगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब जो राउंड सीड होगा वो डोमिनेंट होगा। ये रिंकल वाला डोमिनेंट नहीं होगा, जो कि आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको गिवन नहीं है तो अगर आपको क्रॉस आता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मतलब इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इनमें से ही क्या करेंगे, डोमिनेंट लेंगे एंड दूसरा वाला रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट के लिए आप कैपिटल यूज करेंगे एंड जो रिसेसिव है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ये स्मॉल लेटर, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ मिलता है तो हो सकता है आपको पर्पल वो क्या करे, देखिए अब ये बात अच्छे से सुन लीजिए, पर्पल को वो क्या करे, हो सकता है वो डोमिनेंट रिसेसिव बता दे, एंड जो व्हाइट कलर के फ्लावर है उसको क्या बता दे कि डोमिनेंट है। तो वो खुद बोलेगा इस बात को, आपके इसमें गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगर मतलब इस तरीके से दिया हुआ है कि मतलब जो पर्पल है वो, जैसे पर्पल के लिए हम यूज कर रहे हैं
कलर के लिए कैपिटल P मान लीजिए, ठीक है। पर्पल इस तरीके से दिया हुआ है एंड वाइट जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, वाइट WW करके या फिर इस तरीके से, ठीक है। मतलब वाइट के लिए उन्होंने कैपिटल वर्ड यूज़ किया है एंड पर्पल के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। मतलब इसी का ऑपोजिट लेंगे हम, उसी का कैपिटल का स्मॉल लेटर लेंगे रिसेसिव के लिए। अगर ऐसा गिवन है तो आपको यही मानना पड़ेगा। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एग्जामिनर बोलता है जिसको कैपिटल लेटर से, जिस कलर को, जिस कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से उन्होंने शो किया है, इसका मतलब वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। जिसको स्मॉल लेटर से उन्होंने दिखाया है क्वेश्चन पेपर में, इसका मतलब वो रिसेसिव होगा। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको यही क्या मानने हैं, सारे के सारे डोमिनेंट मानने हैं एंड उनसे जो ऑपोजिट है वो रिसेसिव हो जाएंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की, मतलब जो मेंडल हैं साइंटिस्ट, उन्होंने लॉज दिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किए, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या उन्होंने मतलब क्या किया कि इन कैरेक्टर्स को चूज किया, इनके बेसिस पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे एंड वो जो उनके कंक्लूजन्स हैं, उनके जो रिजल्ट हैं, वो हम उन लॉज के थ्रू पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कंक्लूजन्स निकाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, ठीक है। बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप मेरे सारे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं, कहीं से भी अगर आपने इसके बेसिक को समझा है, मेरे ही जरूरी नहीं है, कहीं से भी आपने बेसिक को समझा है तो आपको जरूर समझ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके जो लॉज थे उनकी, ठीक है, एंड देन हम क्रॉस को डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।